5 का सी नंबर है। 5 का ए, 5 का बी, दो हमने बता दिया। ये 5 का सी है, 5C है। वातावरण एवं मानव जनसंख्या, इसके पहले हमने बताया था वातावरण एवं प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण। और 5A में बताया था नाइट्रोजन चक्र। वातावरण, इसके संसाधन और उनका संरक्षण। पूरे हेडिंग पर ध्यान दो, चैप्टर की हेडिंग हमारी क्या कह रही है। ये सी नंबर पार्ट आ गया, वातावरण, इसके संसाधन और उनका संरक्षण। पहला संसाधन वातावरण का नाइट्रोजन चक्र हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा संसाधन प्रदूषण, बहुत वातावरण प्रदूषण फैल रहा है, बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या, विकराल समस्या। उससे भी बड़ी समस्या क्यों प्रदूषण फैल रहा है, ये 5 का सी नंबर चैप्टर है, प्रदूषण। अरे सॉरी, प्रदूषण के बाद जनसंख्या, आबादी। आबादी दो शब्द हमने हिंदी में लिखा, जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन। अंग्रेजी में यहाँ लिखे इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की आबादी। वातावरण में किसी एक जाति विशेष का एक निश्चित क्षेत्र में पूरा उसका जो घनत्व है वो उसकी आबादी है, उसकी जनसंख्या है। यहाँ मैंने लिख दिया एक निश्चित समय में। देखो किसी एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान है, उस स्थान पर कितनी आबादी है। जैसे पश्चिम बंगाल में हम लोग रह रहे हैं तो उत्तर चौबीस परगना, हर डिस्ट्रिक्ट की आबादी के हिसाब से गणना होगी तो पूरे पश्चिम बंगाल की जनगणना हो जाएगी, तो पूरे देश की जनगणना हो जाएगी। 10 साल पर होती है सेंसस जनगणना, हर 10 साल पर। तो निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में, किसी एक निश्चित स्थान पर, किसी एक विशेष समुदाय की संख्या को उस स्थान की आबादी करें। विशेष समुदाय, मानव समुदाय। अब आबादी में कहें, अब हम मनुष्य हैं तो हमारे साथ गाय, बैल, भैंस है, पशु हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु हैं, ये भी उस समष्टि समुदाय, एक विशेष समुदाय। यहाँ ह्यूमन की बात हम करें, मानव आबादी। देखो जनसंख्या, डेमोग्राफर होते हैं जो जनसंख्या को की गिनती करते हैं, उनको डेमोग्राफर कहते हैं। डेमोग्राफी, जनसंख्या। हम लोगों के देश में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई, पूरे संसार में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है पूरा संसार में। अब यहाँ देखिए, बढ़ती आबादी की समस्याएं। आबादी बढ़ रही है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस पर सरकारें भी विचार कर रही हैं कि किस तरह से इसका नियंत्रण हो, कंट्रोल। बहुत पहले से ये चीज़ है, हम दो हमारे दो, माता पिता सोचते हैं भाई हम दो हैं तो हमारे भी दो रहने चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रहने चाहिए। ये आबादी जब बढ़ेगी तो क्या क्या समस्या हो सकती है। आबादी का बढ़ना समस्या को बढ़ाना है, इसलिए आबादी का नियंत्रण रहना चाहिए। अब आबादी बढ़ती, क्या क्या समस्या, इसकी हेडिंग मैंने दिया किताबों में, सब में खूब हेडिंग, सभी बुक्स में नहीं है, किसी में आपको मिलेगी। मैंने हेडिंग दे दिया सिलेबस में देखोगे तो इंग्लिश में हेडिंग, इंग्लिश में केवल है, उसकी हिंदी में हमने हेडिंग यहाँ दिया है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण एवं संसाधनों का कम होना। अब यहाँ प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, एक लाइन में परिभाषा इसकी आनी है। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, वे सभी चीज़ें, प्रकृति में उपस्थित वे सभी चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी हैं, मानव उपयोग में लाई जाती हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जल है, वायु है, मिट्टी में फसल उगाते हैं। इसके पहले जैसे हमने बताया था, पूरा चारों तरफ का एरिया इन्वायरमेंट है, स्थलीय वातावरण पर, स्थलीय में जमीन, मिट्टी वगैरह आ रही है, ये सब हमारे चारों तरफ जो क्या हुआ है उससे हम उपयोग कर रहे हैं। तमाम वन हैं, वृक्ष हैं, जंगल हैं, सबका उपयोग हम कर रहे हैं, दवा के रूप में कर रहे हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, फल खाने के लिए रूप में, साग सब्जी का उपयोग, सब ये सब रिसोर्स हैं। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये प्रकृति की जो जो चीज़ें पाई जा रही हैं, जिसका हम अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ देखिए, आबादी खूब बढ़ रही है भाई। जनसंख्या, मैं बता दूं, मैं माध्यमिक का छात्र था, मुझे याद आ रहा है जनगणना हो रही थी तो
उस समय देश की आबादी 40 करोड़ हो गई। अब सोच लो, आज मैं टीचर और रिटायर हुआ, तो शिक्षक के और विद्यार्थी के बीच में 130 करोड़ हो गए हम 30, 35, 40 करोड़ थे। मैं बता रहा हूँ, जब आपके इस माध्यमिक का छात्र था उस समय से, और आज 130 करोड़ हो गए। अंदाजा आप लगाइए कि 40 करोड़ की आबादी आज 130 करोड़ की आबादी हो गई। अगर इस तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो जगह जमीन मिलेगी, न मकान बनाने की जगह मिलेगी, न भोजन की व्यवस्था सबको हो पाएगी, तमाम समस्याएं आ जाएंगी। तो पहला एक पॉइंट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण करेंगे सभी लोग। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमको अधिक से अधिक रहने की जगह चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जो हमने बताया, प्राकृतिक संसाधन माने जो मानव के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, कोयला उपयोग में आता है, पेट्रोल उपयोग में आता है, बिजली का हम उपयोग कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का उपयोग कर। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण एवं संसाधनों का कम होना। जब प्राकृतिक संसाधन घटेंगे, अगर हम उपयोग करेंगे तो ये घटेंगे, इनकी कमी आएगी बढ़ती आबादी से। जितना आबादी हमारी बढ़ेगी, जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ेगी। पहला पॉइंट पर ध्यान दीजिए, वनों की कटाई एवं पारिस्थितिक तंत्र की हानि। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र, सजीव और निर्जीव के बीच आपसी लेन देन की प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया चल रही है, जिससे एक तंत्र बनता है जिसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सजीव और निर्जीव, जैसे वायुमंडल से हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, पौधा छोड़ रहा है, पौधा सजीव है, हम सजीव है। मिट्टी से जल ले रहा है, सूर्य का प्रकाश उसको मिला, तो प्रकाश निर्जीव है, जल निर्जीव है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है पौधे के अंदर। ये सब चीज़ें मिला के तो भोजन बन रहा है। तो इसका अधिक से अधिक जब हम उपयोग कर लेंगे तो संसाधन घटेगा कि नहीं घटेगा? स्वाभाविक घटेगा, कम होगा बढ़ती आबादी से। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, खूब जो क्यों वन काटे जाएंगे भाई? रहने की जगह चाहिए ना। कृषि योग्य भूमि तो बढ़ेगी नहीं, कृषि योग्य भूमि तो घटेगी। तो वन काट करके अब सबके लिए आने जाने का साधन चाहिए, सड़कें बनाई जाएंगी, तमाम तरह के उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, बढ़ेगा तो वन की तरफ लोग भागेंगे। वन तो प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कारिक स्रोत है। वन जो है हमारी प्राकृतिक संपदा, सबसे बड़ी संपदा वन है। जल है, जमीन है, मिट्टी है, ये प्राकृतिक संपदा है। तो प्राकृतिक संपदा का ह्रास होगा, कमी होगी, वनों की कटाई होगी, तो वन का जो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका आश्रय है, उनका शेल्टर है, उनका आवास है, नष्ट हो जाएगा। तो वन का इकोसिस्टम असंतुलित होगा। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, कृषि भूमि का सिकुड़ना, श्रिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी, भाई बढ़ेगी कहाँ से? कृषि भूमि बढ़ तो नहीं, बढ़ा तो भूमि को नहीं सकते ना। अब सिकुड़ने की बात कहाँ से आई? क्या वो लगेगी संकुचित होने? ऐसी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उतनी ही भूमि पर सबकी आवश्यकता पूरी करनी है। कृषि भूमि सिकुड़ने का अर्थ यहाँ एक और है कि बहुत सी कृषि भूमि में अब रहने के लिए, अब एक परिवार में 2-4 सदस्य थे, अब 20-25 सदस्य हो गए। तो 20-25 सदस्य हो तो उनके रहने की जगह चाहिए ना। तो कृषि वाली भूमि में जा करके, ऐसा हो रहा है गाँव में, जाके देखें आप, तो 4-5 भाई हो गए, अलग अलग हो गए, तो सबको घर मकान चाहिए, तो जाकर अपने खेतों में जो कृषि का लैंड है उसमें जाकर अपना मकान बना रहे हैं। तो संकुचित, इसका सिकुड़ने का मतलब यही हुआ, कृषि भूमि का संकुचित होना। धीरे धीरे लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी घर मकान बनाने के लिए, तो निश्चित है कृषि की भूमि जो हमारी उपज हो रही है उसमें कमी आएगी, घर मकान बनाने में लोग उपयोग करेंगे, बहुत तरह से उसका उपयोग, तो श्रिंकिंग हो जाएगी, कमी आ जाएगी। स्वच्छ जल की कमी निश्चित है, भूमि के जल का दोहन हो रहा है। हमें तो बहुत याद आ रहा है कि आज के 10-12 वर्ष पहले जब हम लोग गाँव जाते थे यहाँ से, तो हैंडपम्प था, हैंडपम्प का पानी, हैंडपम्प का पानी लेते थे, वो सूख गया। अब क्या हुआ, लोग समरसेबल का 180 फीट 200 फीट तक बोरिंग कराने लगे, बोर करके जमीन का पानी गहराई का निकालने लगे। दोहन हो रहा है, जल का दोहन हुआ, निश्चित है। तो उससे स्वच्छ जल की, पीने के पानी की बहुत कमी है। बहुत जगह तो ऐसे हैं कि लोग गड्ढों का पानी ला कर पीते हैं, बहुत दूर दूर तक जल लाने जाते हैं। स्वच्छ जल, पीने का पानी बहुत कम मुहैया होता है। हमारे भारत में ही पीने के पानी का बड़ा अभाव है। ये बढ़ती आबादी के लिए समस्या है। कम आबादी थी, काम चल जाता था। जब आबादी बहुत बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो स्वच्छ जल की कमी होगी, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, शॉर्टेज होगा, फ्रेश वाटर कम होने लगेगा। सबको शुद्ध पानी, सरकारें सोच रही हैं
कि सबको अब इसलिए अभी नया इस गवर्नमेंट ने जल मंत्रालय अलग से लोग बनाने की कोशिश की कि जल मंत्रालय रहेगा तो वो जल पर ही केवल अपना फोकस करेगा और जल सबको मुहैया हो, पीने का पानी कम से भाई जल ही जीवन है, जल की बहुत ज़रूरत है, जल का प्रदूषण तो हो ही रहा है, तो शुद्ध जल पीने योग्य पानी कम होगा क्योंकि बढ़ती आबादी को संभालना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति को सोचना होगा, सरकार सोच कर कुछ नहीं करेगी, चाहे कोई हमको समझा कुछ नहीं करेगा। ये पढ़ने का मतलब कि हम खुद सोचें कि नहीं भाई कम जनसंख्या रहेगी तो हमको हर साधन उपलब्ध होगा। वायु एवं जल प्रदूषण, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। भाई शुद्ध वायु ऑक्सीजन है और अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड है। एक चीज़ और, आदमी का लग्जरियस जीवन होगा, पूरा अपने को सुविधा खोजेगा व्यक्ति, तो उसमें तरह तरह के साधनों का उपयोग करेगा। हवा को दूषित करना है, हवा दूषित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सभी छोड़ेंगे, आबादी बढ़ गई, वृक्ष वगैरह कम रहेंगे, वन की कटाई शुरू हो गई, ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो वातावरण में प्रदूषण बढ़ेगा, शुद्ध वायु की कमी होगी। यहाँ पर वही चीज़ दे रहा है, वायु एवं जल दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं। अभी तो इसको पहले ही पढ़ा है, बड़ी आबादी हो जाएगी, सभी गंदगी बहा करके नदियों में जाएगी। कहाँ से? बड़े बड़े शहर सब नदियों के किनारे हैं, शहरों में आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, गाँव में आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से हवा का भी प्रदूषण हो रहा है। सब अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करें। भाई ईट भट्ठा लगेगा सब कुछ करो तो उससे धुआं वगैरह निकलेगा, तमाम उद्योग धंधे लगेंगे, तो चिमनियों को धुएं निकलेंगे। अब निकलेंगे तो वायु में जाएंगे, तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, आबादी बढ़ रही है तो उस तरह से आवश्यकताएं बढ़ेंगी, आवश्यकता के अनुसार आदमी अपना कार्य करेगा, तो वह हवा का भी प्रदूषण होगा और जल का भी प्रदूषण दोनों का होगा, वाटर एंड एयर पोल्यूशन होगा। वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन एवं विश्व तापन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायुमंडलीय चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, वातावरण परिवर्तन बहुत हो गया, ये देखने में भी आ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापन, जब आबादी बढ़ेगी तो उसका जब उपयोग हम ज़्यादा करेंगे, वातावरण के संसाधनों का, नेचुरल जो रिसोर्सेस है, प्राकृतिक जो स्रोत हमें बताया, जो हमारे लिए जरूरी हम उपयोग करेंगे, तो निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ यहाँ समझो, हरित गृह प्रभाव हमने बताया था इसके पहले, हवा के प्रदूषण में हरित गृह प्रभाव। कुछ गैसें जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC एक नाम याद कर लो, CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन, इसका नाम जरूर याद करिए, बहुत हरित गृह। CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती भाई ये गैस? ये कहाँ से गैस आ गई है? जो रेफ्रिजरेटर हम लोग फ्रिज वगैरह का जो उपयोग करें या AC वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, उसमें से गैस उत्पन्न होती है। वही सब हमने बताया, आदमी का जीवन लग्जरियस होगा, सबको फ्रिज रखना है, मैक्सिमम लोग को पैसा होगा तो AC का प्रयोग करेंगे, ऐसे CFC निकलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ये गैसें जब ऊपर जाएंगी वायुमंडल में, तो हमने कहा कि वायुमंडल के ऊपर स्तर पर जा करके एक घेरा बना लेंगी, और जब इसकी गर्मी निकलेगी तो उसको फिर पृथ्वी पर लौटा देंगे। इससे कहेंगे विश्व तापन, ग्लोबल पूरा संसार, ग्लोब वार्मिंग, गर्म होगा, ताप बढ़ रहा है। गंगोत्री का स्रोत, जहाँ से गंगा निकलती है, एक सर्वे मैं एक दिन देख रहा था टीवी पर कि गंगोत्री का स्रोत कई किलोमीटर हट गया, जहाँ से गोमुख, गाय के मुख की तरह से जहाँ गंगा निकलती है, तो पहाड़ों से झरनों का पानी आ रहा है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पहाड़ झरने हैं, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। पहाड़ों को जो बर्फ पिघलेगी, समुद्र का सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र के किनारे जो रहने वाली आबादी है विलीन हो जाएगी। या ऐसा अनुमान किया जा रहा है, अगर आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रण नहीं किया गया, ये आबादी बहुत बड़ी समस्या के रूप में आएगी। इस जितना पॉइंट हमने लिखा है, 8 पॉइंट हमने लिखा है, 8 पॉइंट आपको इसी क्रम में, क्रम इधर उधर होगा कोई बात नहीं है, लेकिन 8 पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। अच्छा, वायुमंडल की दशा पर बदल रही है। निश्चित रूप से जब प्रदूषण बढ़ेगा तो वायुमंडल की दशा बदलेगी। सामान्य रूप से जितने जैसे वृक्ष रहने चाहिए, वही कम से कम 33% करीब 60 से 62% पहाड़ी क्षेत्रों में
वृक्ष वन रहने चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 32-33% वृक्ष रहना चाहिए। हरियाली रहती थी, बाग बगीचे लोग लगा करते, खेती बाड़ी, बाड़ी में बगीचा, खेती के साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ गार्डन बगीचे सब, आम महुआ जामुन सब तरह तरह के बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष लगा देते। कहाँ है भाई, दिखाई दे रहा, बड़ी कमी आ गई, बहुत कमी आई। जिस तरह के ये वृक्षों का रोपण होता था, एकदम डिफॉरेस्टेशन, काट रहे हैं लोग, लगाने वाला कोई नहीं, काटने वाला जो पूर्वजों के लगाए गए पेड़ हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन यहाँ दिया गया है। तो वायुमंडल की दशा परिवर्तन हो रहा, होगा ही होगा, क्योंकि वृक्ष ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम दवाएं भी प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ियाँ भी प्राप्त करते हैं, उससे शुद्ध हवा भी प्राप्त कर रहे हैं, तमाम लाभ हमको वृक्षों से है। इसलिए हर व्यक्ति को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। कुछ नहीं तो हम जहाँ हैं गमलों में कुछ पौधों को भी लगाएं, ऑक्सीजन हमें मिलेगी, वायुमंडल को हम साफ रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन जीना है बढ़िया से तो निश्चित रूप से वृक्षों का रिफॉरेस्टेशन होना ही चाहिए। अब देखिए वायुमंडलीय दशा परिवर्तन हो गया, जलीय भूमि का विनाश, वेटलैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वेटलैंड कृषि उस पर हमारी आधारित है। वनों में बड़े बड़े बीच बीच में कहीं तालाब झरने हैं, वहाँ छोटों चले जाओ, तमाम तरह के वहाँ आपको मिल जाएंगे बहुत बड़े बड़े तालाब। पहाड़ छोटों को हमने देखा है नैनीताल में, पहाड़ बहुत बड़ा नैना देवी का मंदिर है, वहाँ बहुत बड़ी झीलें हैं, तालाब में पहाड़ों पर बड़े बड़े झील तालाब बने हुए हैं, नेचुरल बने हुए हैं, उसका नाम है नैनीताल, बहुत से ताल हैं वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे नेचुरल आप जाओ बहुत जगह देखोगे। तो ये जो वेटलैंड है, जमीन का पानी, तो ऐसे ही दोहन हो रहा है, हमें लगता है जल का खींच रहा है व्यक्ति, जल को जमीन के अंदर से खींच रहा है, निकाल रहा है पंप लगा करके, भूमि जल में कमी आ रही है। वेटलैंड जब जमीन के अंदर का पानी घटने लगेगा तो कृषि के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, पीने का पानी भी ठीक से उपलब्ध। वेटलैंड नम भूमि कम होती जा रही है धीरे धीरे, जिससे इसका बहुत बड़ा प्रभाव मानव पर ही पड़ेगा। जलीय भूमि का विनाश हो रहा है, इसका परिणाम है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। खाद्यान्न का अभाव, स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाद्यान्न कहाँ से मिलेगा, अभाव होगा ही होगा। जब बहुत बड़ी आबादी बढ़ेगी तो खाद्यान्न घटेगा, खाद्यान्न हम कितना बढ़ाएंगे। इसलिए डार्विन का सिद्धांत था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमने पहले बताया ओवर प्रोडक्शन, अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति हो रही है, वही डार्विन का पहला सिद्धांत है, आबादी अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति हो रही है। फूड एंड शेल्टर, भोजन और आवास ये सीमित है, उसी सीमित भोजन आवास में व्यक्ति को बचना है, सजीव को बचना है, तो स्ट्रगल कर रहा है। अब संघर्ष होगा ही होगा, अब संघर्ष हो रहा है, समय संघर्ष, अंतर्जातीय, अंतर्जातीय, स्वजातीय, अंतर्जातीय और वातावरण। वातावरण देखो, वातावरण में संघर्ष चल रहा है, तमाम संघर्ष चलेंगे। तो नम भूमि भी कमी हो रही है, उसका परिणाम आ रहा है कि हमारी पूरी कृषि फसल बर्बाद हो जाएगी। आगे चलकर अगर यही स्थिति रही तो पानी बिना लोग मरने लगेंगे, स्थिति ऐसी आ जाएगी तो नम भूमि का ह्रास होगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। खाद्यान्न का अभाव है, खाद्यान्न कुपोषण आज भी बहुत है, मॉल न्यूट्रिशन, विशेष करके हमारे देश में, भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको शुद्ध भोजन, बढ़िया खाने का भोजन उचित नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे गरीबी में जी रहे हैं, बहुत बच्चे हम कुपोषण का शिकार होकर के मर जा रहे हैं, ठीक से अनाज नहीं मिल रहा, उनको खाने का अन्न नहीं मिल रहा, पीने का सही पानी नहीं मिल रहा, कुपोषण होगा, खाद्यान्न की कमी होगी। क्यों? कृषि भूमि सिकुड़ के ऊपर हमने बताया, जंगल कटने लगे, सब कुछ डिसबैलेंस, असंतुलित हो रहा है, तो खाद्यान्न कितना हम बढ़ा पाएंगे भाई, उसको बढ़ाने की भी एक लिमिट है। इसलिए खाद्यान्न की कमी, स्कार्सिटी आपको तो 8 पॉइंट आपको, एक बढ़ती आबादी की समस्या, ये आता है, परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो वातावरण तथा मानव, दो इस चीज़ें से ऊपर बहुत छोटा सा पार्ट है, सी नंबर। एक तो हो गया बढ़ती हुई आबादी की समस्या, दूसरी है वातावरण तथा मानव का स्वास्थ्य, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, मानव का स्वास्थ्य। स्वस्थ रहने के लिए वातावरण का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। वातावरण जब ठीक है
तो हम ठीक हैं। वातावरण अगर सही नहीं है हम सही नहीं रहेंगे, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और वायु में प्रदूषण हो जाए, जल में प्रदूषण हो जाए, मिट्टी में प्रदूषण हो जाए, साउंड का नॉइज पोल्यूशन हो, जो 4 पोल्यूशन हमने इसके पहले बताया, तो ये वातावरण है। ये सभी नेचुरल रिसोर्स हमारे हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का मानव के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जिसमें 3 बीमारियां आपके सिलेबस में पढ़नी है। पहला है दमा, अस्थमा। कारण क्या है? कारण इसका बड़ा भयंकर है। दमा का हवा का प्रदूषण से ही होगा। कल कारखानों में काम करने वाले लोग, जैसे हमारे यहाँ जिस वातावरण में हम लोग रहे, जूट के उद्योग ही ज़्यादा यहाँ हैं, और आप जूट उद्योग में जाएंगे तो जिस जिस जूट बनता है उसका जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है, उससे तमाम तरह की गंदगी निकल रही है। जो काम करने वाले जो वर्कर उसमें हैं, चाहे किसी पोस्ट पर हैं, उस मिल के अंदर हैं, तो शोषण से उनके शरीर में जाएगा। देखो यहाँ पहला हमने लिखा है दमा, अस्थमा। कल कारखानों के से जो धुआं वगैरह निकल रहा है उसमें रॉ मटेरियल है, ये परागकण वगैरह जो उड़ रहे हैं, पॉलन वगैरह मकरंद फूलों से वो निकल रहे हैं, धूल वगैरह तमाम तरह की धूल उड़ रही है, कचरा निकल रहा है, फफूंदी वगैरह है, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल, बहुत सारे केमिकल हैं, डिस्पोज हो रहे हैं। अब यहाँ आप अपने पास पड़ोस में जाकर के देखो, जितना कूड़ा कचरा ले जाकर के मैदानों में उड़ेल दिया गया, उससे तमाम तरह की गंदगी निकल रही है, सड़ रहा है। वर्षा के दिनों में तो और स्थिति बदतर हो जाती है, वो सड़ता गलता है, प्रदूषण हो रहा है, सीधे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, नो डाउट, इसमें संदेह का कोई प्रश्न नहीं है। और उससे बहुत लोगों को श्वास की प्रॉब्लम हो गई, दमा हो गया, सांस लेने में उनको बहुत कठिनाई होती, जोर जोर से श्वसन, जिस लगता है कि ऑक्सीजन को ना इनहेल कर पा रहे हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक से बाहर निकाल पा रहे हैं। ये दमा का पेशेंट, ये प्रदूषण हवा का विभिन्न तरह का, ये कुछ रीजन यहाँ देना पड़ेगा। इसके बाद ब्रांकाइटिस, ब्रांकस, देखो फेफड़े में सांस की, ये नासिका है, यहाँ गले में हम लोग की सांस के लिए है ट्रैकिया। ट्रैकिया जब दोनों फेफड़ों में जा रही, दाहिना और बायां दो फेफड़ा है, तो उसको हम ब्रांकस कहते हैं। और फिर वो पत्ती शाखाओं बढ़ जाते हैं, उसको ब्रांकियोल्स कहते हैं। तो ब्रांकाइटिस, ब्रांकाइटिस का मतलब होता है ब्रांकस में सूजन, फूल जाती, इन्फ्लामेशन उसको कहते हैं। इन्फ्लामेशन माने सूजन आ जाना, ब्रांकस सांस की नली है, अगर वो सूज जाएगी, उचित मात्रा में जो हवा फेफड़े में जानी चाहिए वो नहीं जा पाएगी, ब्रांकाइटिस। उस व्यक्ति को देखोगे बहुत खांसी उसको आती है, घर घर जैसी उसके गले में आवाज़ आने लगेगी, घरघराहट की आवाज़ आने लगेगी, श्वास नली फूल जाएगी। ये बड़ा डेंजरस रोग है फेफड़े का। क्यों होता है? जैसे बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, निश्चित रूप से उनको शिकार होना ही होना है। एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव जो डायरेक्ट पीता है और उसके अगल बगल जो कोई है धुआं जो निकाल रहा है, तो पैसिव है, ना पीते हुए भी वो बहुत ज़्यादा पी जा रहा है धुआं को। अब देखिए यहाँ कारण निकला सिगरेट बीड़ी का धुआं, वेल्डर्स जो कारखानों में काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, उससे भी ब्रांकाइटिस बहुत ज़बरदस्त होती है। दमकल जो कर्मचारी अग्निशमक यंत्रों में जो काम आग बुझाने जाते हैं, उनको ब्रांकाइटिस होने को बहुत ज़बरदस्त खतरा रहता है। इस तरह से 3-4 कारण, रीजन यहाँ बहुत ज़रूरी है। ब्रांकाइटिस होता है इस तरह से, ये भी फेफड़े की बीमारी, और इसमें फेफड़े का कैंसर भी हो जाएगा, लंग कैंसर। उसमें एल्वियोलाई जो हैं, जब ये इन्फ्लेक्ट कर जाता है तो एल्वियोलाई भी फूलने लगते हैं, और उसमें तरह तरह के पदार्थ जमा होते हैं, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, वायु कूपिकाएँ एल्वियोलाई वो नष्ट होने लगती है, उनकी छोटी छोटी जो वाल होती है वो गल जाने लगती है। इम्फीसीमा एक बीमारी हो जाती है फेफड़ों का, बहुत डेंजर बीमारी है ब्रांकाइटिस। और अगर उग्र रूप में हो गई तो इसका इलाज भी आसानी से होने वाला नहीं है। ये ब्रांकाइटिस का इलाज, दमा या ब्रांकाइटिस, बहुत दमा के पेशेंट ब्रांकाइटिस के, ये सब मैक्सिमम वायु प्रदूषण, सिगरेट वगैरह पीने से, ये धुआं वगैरह के इस्तेमाल से, या अग्निशामक में, ये तो अग्निशामक यंत्र जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनको होता है, बिल्डर्स वाले को होता है, दमकल वगैरह वाले बहुत सावधान रहते हैं, नहीं तो इनको ये संभावना रहती है निश्चित रूप से। इसके बाद सबसे कठिन बीमारी है कैंसर, जो आजकल का भयंकर रोग माना जा रहा है। बहुत तरह का कैंसर है,
किसी अंग में कहीं ट्यूमर बन गया। कोशिका विभाजन जब मैंने पढ़ा उस चैप्टर में, आप ध्यान से पढ़ो, खूब बढ़िया से। अगर पीछे कोशिका विभाजन वाला आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कैंसर बहुत बढ़िया हमने बताया है, उसमें भी कैंसर है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए, कोशिका विभाजन जब अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, उसको कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ जीन्स हैं जो उस कोशिका विभाजन, हमने बताया था कोशिका विभाजन में सहायता करने के लिए कुछ कोशिकांग होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ उसमें जैसे हमने बताया कोशिकांग में सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल्स वगैरह जो होते हैं, न्यूक्लियस है, आपका आरबी राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। ये कुछ का माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम हैं, ये सब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो वही कुछ सेल्स जो होती हैं कैंसरस सेल बनने लगती हैं। वो उनको जीन जो होते हैं, जीन कुछ जीन इसके लिए उत्तरदायी हैं, ध्यान जाओ, तो उस कोशिका विभाजन को अनियंत्रित कर देते हैं तो कैंसर होता है। कैंसर का कारण क्या है? जैसे पिष्ट नाशक, मैं हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्टनाशक, हर्बिसाइड, हर्ब्स वगैरह जो हानिकारक घासों वगैरह का नष्ट करने के लिए कुछ 2,4-D हार्मोन वगैरह उपयोग करते हैं, ऐसा पहले भी आपने पढ़ा है। हानिकारक घासों को नष्ट करने के लिए ये कृषि फसलों में दिए जाते हैं। वो हम किसी न किसी रूप में उपयोग करते। रासायनिक पदार्थ, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं। हाँ, उसमें ये धुआं वगैरह, निकोटीन वगैरह, मुंह का कैंसर हो जाता है। निकोटीन है, खैनी चबाने, च्यूइंग, ये जो जर्दा वगैरह चबाते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं, ये निकोटीन है सब। यहाँ पर हमने लिख दिया है पेस्टनाशक, साधारण रेडियो एक्टिव पदार्थ, निकोटीन, कैफीन, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब के धुएं, बहुत सारे धुएं वगैरह निकल रहे हैं, कोई भी कैसा कारण होता है। तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर, शराब पीने, प्रदूषित भोजन से, बहुत कुछ है, ये कैंसर से हो जाती है। कैंसर पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं उनको कार्सिनोजन कहते हैं, कार्सिनोजन। तो ये शरीर में बहुत तरह का, ब्लड का कैंसर हो गया, किसी अंग में ट्यूमर हो गया, फेफड़े में कैंसर हो गया, लीवर में कैंसर हो गया, बहुत तरह के कैंसर होते हैं। तो कैंसर भी बढ़ती हुई आबादी की वजह से समस्याएं आ रही हैं। ये समस्या कहाँ से? पहले कहाँ कोई सुनता था इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का नाम? मुझे तो नहीं याद आ रहा है। अगर पुरुषों को देखा जाए, बलिष्ठ बलवान रहते थे, हट्टे कट्टे रहते थे, जैसे तैसे रहते थे, नहीं थी सफाई थी, इतना नहाना धोना था, झाड़े में मुझको लगता है कि बहुत ही कम स्नान होता होगा, और लोग स्वस्थ रहते थे। ऐसे ही खान पीन ऐसा इतना बढ़िया बढ़िया विटामिन खोज के नहीं खाते जो आजकल लोग खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भोज्य पदार्थ प्रदूषित, हमने एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि ये सारा होगा प्रदूषित भोजन। आज की जो नई जनरेशन है, बर्गर पिज्जा वाली जनरेशन, नाना तरह के जो फूड खा रहे हैं बाहर के, इससे आप बचिए। कब कहाँ क्या हो जाएगा आप जानते नहीं। खाना शुद्ध जो कुछ हो, वैसे मिलावट तो बहुत कुछ है, इसी में जीना है आदमी को, लेकिन इन रोगों से बचना है तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खुली हवा में लंबी लंबी सांस लेना, थोड़ा प्राणायाम व्यायाम करना, शरीर को एक्सरसाइजेज वगैरह करना, हमेशा अपने को एक्टिव बनाए रखना, और खान पान तो बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार बढ़ती हुई आबादी से क्या समस्याएं हैं और मानव हेल्थ पर 3 रोगों के बारे में संक्षेप में, कारण इसका क्या क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, दमा, ब्रांकाइटिस, कैंसर। एक छोटा सा पार्ट था, इसी को प्रश्न आप जानेंगे।